चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 3। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल से हमें पढ़ना था। राइट ऑफ डिस्पोजल जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ लिख लो कि आपने ऑनरशिप को रोक कर रखा है। ऑनरशिप को क्या करके रखा है? रोक कर रखा है। एक सेलर अपनी ऑनरशिप को अपने पास तब तक रोक कर रखता है जब तक कि उसे पूरा पेमेंट ना मिल जाए। तो राइट ऑफ रिजर्वेशन या राइट ऑफ डिस्पोजल आपको इस बारे में बात करता है कि आपको गुड्स को अपने पास क्या करके रखना है? रोक कर रखना है जब तक कि आपको उसका पूरा अमाउंट ना मिल जाए। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जेठालाल ने, तुम्हें याद हो तो, एक मोबाइल सेल करा था बबीता जी की फ्रेंड को, और बबीता जी की फ्रेंड जो थी वो सही में थी ही नहीं, पर उसने बबीता का नाम ले लिया था। तो उसे लगा कि वही वाली बबीता जी है, और जेठालाल ने मोबाइल तो दे दिया, साथ में उसके साथ क्या करा था कि इनवॉइस भी दे दिया था। अब जेठालाल उसको मॉल में ढूंढ रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है कि कैसे तैसे वो मिल जाए, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए हैं। बताओ कि क्या जेठालाल को ऐसा करना चाहिए था कि मोबाइल भी दे दिया और उसके साथ में इनवॉइस भी दे दिया? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं आता है तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिस सेक्शन प्रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सिक्योर दैट द प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। कौन से गुड्स की बात चल रही है? स्पेसिफिक गुड्स की बात चल रही है, ध्यान रखना है ना। सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स वेयर द गुड्स हैव बीन सब्सिक्वेंटली एप्रोप्रिएटेड, मतलब उनने सिलेक्ट भी कर लिया और अपने पास से गुड्स डिपार्ट हो चुका है। एप्रोप्रिएटेड मतलब डिपार्ट होना, हमारे पास से गुड्स का मतलब गुड्स हमारे पास से डिपार्ट हो चुका है, मतलब हमारे पास से जा चुका है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब गुड्स हमसे एप्रोप्रिएटेड हो चुका है, द सेलर में द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एप्रोप्रिएशन एज द केस में बी रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोज द गुड्स until certain condition have been fulfilled. In such case, in spite of the fact that the goods have been already been delivered to the buyer or transportation company or other bailey or transmitting the same to the buyer, the property there will not be passes to the buyer till the condition imposed by the seller are fulfilled. मतलब वो एक कंडीशन लगा देंगे कि भाई देखो गुड्स तो हमारे से चला गया है, लेकिन तुम गुड्स की डिलीवरी तभी देना जब सामने वाला क्या कर दे? पेमेंट, है ना। और बिल भी तभी देना। तो जब उसने बिल को रोक दिया तो माना जाएगा कि उसने कौन सा राइट यूज करा है? राइट ऑफ डिस्पोजल। गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को जा चुका है, पर सेलर समझदार है, उसने क्या कर लिया? अपने पास बिल को रोक कर रख लिया। क्यों रोक के रख लिया बिल को? कि वो चाहता है कि गुड्स का पूरा पेमेंट उसे टाइमली मिल जाए। सोचो अगर गुड्स भी दे दे और बिल भी दे दे तो उसे पूरा पेमेंट मिलेगा क्या? नहीं। अब ऐसा कब माना जाएगा कि राइट ऑफ डिस्पोजल आपने रिजर्व कर लिया है? ऐसा कब माना जाएगा कि राइट ऑफ डिस्पोजल में भी रिजर्व? देखो, ये तब माना जाएगा जब आपने ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को दिया है ना, और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को ये ऑर्डर दे दिया है या एजेंट को ये ऑर्डर दे दिया है कि भैया तू BOL या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तभी देना जब सामने वाला पूरा पेमेंट दे दे। ये आपने किसको बोल दिया है? ट्रांसपोर्टेशन कंपनी या अपने एजेंट को। जैसे गुड्स इंदौर से जा रहा है मुंबई के लिए, और एक एजेंट है जो गुड्स को ले जा रहा है, तो आपने उसको फोन करके क्या बोल दिया? भाई तू जा तो रहा है, लेकिन जो DOT है वो तभी ट्रांसफर करना जब सामने वाला तुझे पूरा पेमेंट दे दे। तो ये माना जाएगा तुमने राइट ऑफ डिस्पोजल क्या कर लिया है? रिजर्व कर लिया। दूसरा, वेयर द सेलर ड्रॉ बिल ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड सेंड्स टू हिम द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द BOL, द रेलवे रिसिप्ट टू सिक्योर एक्सेप्टेंस और पेमेंट देयर ऑफ, द बायर मस्ट रिटर्न द BOL इफ इट डज नॉट एक्सेप्ट द पे एंड बिल। आपने क्या करा कि एजेंट को अब की बार बोला नहीं, बल्कि क्या करा बताओ? उसके साथ एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया और उसको हाथ में देकर क्या बोला कि भैया इस पर क्या करा लेना? सामने वाले की सिग्नेचर। अब तो अपन और सेफ हो गए। बताओ क्यों? क्योंकि सामने वाला जैसे ही सिग्नेचर करेगा वैसे ही ये माना जाएगा कि बिल क्या हो गया है? एक्सेप्ट हो गया, और हम सिक्योर्ड हो गए।
हमको बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, फिर हम आप आसानी से उसे गुड्स दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आप BOL दे दो, है ना, सामने वाले को, एजेंट को, और बोल दो कि BOL बायर को मत देना, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दो एजेंट को और बोलो कि सामने वाले से क्या करवा लेना, साइन। इन दोनों ही कंडीशन में माना जाएगा कि जैसे आपने राइट ऑफ डिस्पोजल क्या कर रखा है, अपने पास सेव कर रखा है। एंड ही इज रॉन्गफुली रिटेन द BOL, railway received the property in the goods does not possess. It should be noted section 25 deals with the conditional appropriation is distinguished from unconditional appropriation dealt in section 23. section 23 क्या बोलता है कि गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड हुआ था। अनकंडीशनली मतलब हमने याद है पिछली बार पढ़ा था, जब गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड हो मतलब हमारे पास से जा चुका हो तो, और अगर हमने राइट ऑफ डिस्पोजल भी रिजर्व नहीं किया तो माना जाएगा कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी। लेकिन यहाँ हमने कंडीशन लगा दी, बताओ क्या कंडीशन है? सिग्नेचर या BOL तभी देना जबकि सामने वाला क्या दे दे, पेमेंट। तो 23 और 25 सेक्शन अलग अलग है। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, सेक्शन 26। देखो सेक्शन 26 आपको बोलता है प्राइमा फेसी मतलब, कल भी बताया था मैंने, अपेरेंटली। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? अपेरेंटली मतलब देखकर ये पता पड़ता है गुड्स को कि अपेरेंटली जो गुड्स है वो जिसका गुड्स हो चुका है उसी की रिस्क को बिलोंग करेगा। मतलब अगर प्रॉपर्टी या ऑनरशिप आपकी तो रिस्क भी आपकी। तो लिख लो वहां पर रिस्क फॉलो ऑनरशिप। क्या लिखोगे वहां पे? हाँ, प्राइमा फेसी नहीं, प्राइमा फेसी मतलब अपेरेंटली, देखकर जो लगता है। जैसे मान लो कि आपके पास गुड्स का इनवॉइस है तो सामने वाला क्या बोलेगा कि ऑनरशिप भी आप ही की तो रिस्क भी आप ही की। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्पेशल एग्रीमेंट से हम ये बोल सकते हैं कि भैया भले ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क अभी ट्रांसफर नहीं हुई। या फिर क्या हो जाता है कि कभी कभी रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट एज रिगार्ड एनी लॉस विच माइट नॉट बी हैव ऑकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट। कभी कभी क्या होता है कि ना बायर की गलती ना सेलर की गलती, किसी और का ही फॉल्ट होता है। तो जिसका फॉल्ट होता है रिस्क उसी की होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक क्रॉकरी सेट परचेस करा, सेलर ने हमें गुड्स दे दिया लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा था, है ना, क्रॉकरी का सेट था। जो एजेंट था वो हमें डिलीवर्ड कर रहा था लेकिन अचानक से उसका फोन कॉल आया और हमारे सामने ही वो क्रॉकरी के सेट वाला बॉक्स गिर गया। बताओ किस पर रिस्क डालोगे? जिसने वो फोन उठाया था, जिसकी गलती थी। तो पार्टी एट डिफॉल्ट एक्सेप्शन लिख लो। कभी कभी रिस्क ट्रांसफर होने के बाद भी पार्टी एट डिफॉल्ट की रिस्क के क्राइटेरिया में मानी जाएगी, ठीक है। द ऑनर ऑफ द गुड्स मस्ट बी लॉस और डैमेजेस ऑफ द गुड्स अनलेस अदरवाइज अग्रीड अंडर सेक्शन 26। अनलेस अदरवाइज अग्रीड द गुड्स रिमेन द सेलर्स रिस्क until the property therein is passed to the buyer. After that even they are buyer's risk where delivery has been made or not, है ना। अगर प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी गई है तो रिस्क भी आप ही की मानी जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 11 पढ़ो। ए ने क्या बिड करा था? एंटिक पेंटिंग थी। किस चीज के लिए? सेल करने के लिए। एंटिक पेंटिंग थी, उसे सेल करना था। आफ्टर द बिड व्हेन देयर ऑक्शनियर स्ट्रक द हैमर सिग्निफाई एक्सेप्टेंस ऑफ बिड ही हिट द एंटिक। उसने पेंटिंग पे ही हैमर मार डाला। अब पेंटिंग पे हैमर लग गया तो बताओ पेंटिंग बची क्या? अब क्या हुआ? द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर बिकॉज द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स नॉट येट पास्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। हैमर फॉल ही नहीं हुआ ना अभी तो, और हुआ तो भी बायर के पास तो गुड्स पहुंचा ही नहीं और गलती सेलर की थी। तो सेलर के रिस्क के कारण अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी और रिस्क किसकी रहेगी? सेलर की। अफोरसाइड रूल इज हाउएवर सब्जेक्ट टू 2 क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जहाँ लिखा है वहाँ लिखो शर्तें। 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें पढ़ो? शर्त नंबर फर्स्ट, इफ डिलीवरी हैज बीन डिले बाय फॉल्ट ऑफ सेलर और द बायर shall be at the risk of the party in default as regard the loss which might not have been arisen but
for the default. The duty and liability of seller or the buyer as a bailee of goods for other party remains unaffected even when the risk has passed generally. ये दोनों लाइन बहुत टफ है. देखो पहले वाले में क्या बोला है, डिलीवरी हैज बीन डिले बाय फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर, द गुड्स शेल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट. अगर गुड्स जा रहा है पर डिले हो रहा है, चाहे सेलर से हो रहा हो चाहे बायर, तो जिसने डिफॉल्ट करा ना, बोलो रिस्क उसकी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भले ही वो बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर कर चुका. दूसरा, द ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ सेलर एंड बायर एज अ बेली. बायर और सेलर कौन, दोनों कौन है, बेली है, मतलब गुड्स को संभाल के रख रहे हैं. रिमेन्स अनअफेक्टेड इवन व्हेन द रिस्क इज पास्ड जनरली. रिस्क पास हो चुकी है, आप ऑनर बन चुके हो, पर मान लो कि आपका गुड्स सेलर के पास पड़ा और सेलर उस समय क्या है, बेली. बेली कौन होता है, जो गुड्स को स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या करके रख रहा है, संभाल के रख रहा है. तो उसकी ड्यूटी तो वही रहेगी ना भाई, उसको तो गुड्स को संभाल के रखना है. वो इस बात से फर्क पड़ेगा क्या कि गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है, नहीं, उसे तो गुड्स को संभाल के रखना ही पड़ेगा. ठीक है. द पार्टी में हाउएवर अग्री टू कॉन्ट्रेरी. फॉर इंस्टेंस द पार्टी में अग्री टू रिस्क विल पासेस सम आफ्टर और बिफोर प्रॉपर्टी हैज पास्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर. मतलब ये है कि रिस्क जो है वो बायर और सेलर के पास ट्रांसफर तो हो जाएगी, पर कुछ एक्सेप्शन के साथ. एक्सेप्शन में क्या पड़ा, एक तो पार्टी एट डिफॉल्ट, और दूसरा क्या पड़ा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे तो रिस्क उसी की होगी जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ. और अगर आप बेली हो तो आपको गुड्स की रिजनेबल केयर करनी है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑनरशिप क्या हो चुकी है, ट्रांसफर. जैसे मान लो आपने दीपक सर से कोई बुक खरीदी, तो बताओ वो बुक किसकी, आकांक्षा की, क्योंकि उसने दीपक सर से क्या कर लिए, परचेज. पर इसके पास बैग में जगह नहीं थी, तो इसने दीपक सर को क्या बोला कि सर ये बुक्स में आके ले जाऊंगी, आप आज रात के लिए बुक अपने पास संभाल कर रख लीजिए. सर यहाँ से गए, रास्ते में बारिश आ गई और वो बुक्स जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, सर की, क्योंकि आपने सर को क्या बना दिया, बेली. अब उनको गुड्स की क्या करनी पड़ेगी, रिजनेबल केयर. अगर गुड्स उनसे डिस्ट्रॉय होता है तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ऑनरशिप किसको ट्रांसफर हो गई थी, आकांक्षा को. ये डेली लाइफ की बात है, तुम्हारी जिम्मेदारी. अपन तो बिल्कुल देखो, शॉप क्रॉकरी शॉप में भी होता है ना कि डू नॉट टच आर्टिकल, कप्स वाला से साइड. और अपन अपने जो बच्चों को ये बहुत संभाल के ले जाते हैं, भैया तुम इधर उधर 2 हाथ मार दोगे तो यहाँ पे 6-7 हज़ार रुपये हमको जेब से भरने पड़ जाएंगे. अब ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ऑनर, सेक्शन 27 से 30. सेल बाय पर्सन नॉट द ऑनर. इसका मतलब बता सकते हो, कभी कभी गुड्स वो लोग भी बेच देते हैं जो खुद ऑनर नहीं. अब ऐसा कैसा होगा मैडम, आप क्या बता रहे हो, मतलब जो है ना, गुड्स नहीं, सेल्समैन तो बेचते हैं, तो सेल्समैन को तो राइट रहता है, पर वो ऑनर नहीं है, तो वो क्या है, सेल्स पर्सन के एजेंट है. तो बिल्कुल सही बोला आपने कि ये तो एक्सेप्शन हो गया कि सेल्स पर्सन के क्या हो गए, वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं. जो सेल्स पर्सन मतलब जो ऑनर है, उन्होंने उसको एजेंट बनाकर पूरे इंदौर में छोड़ दिया, जाओ और ये गुड्स बेचो. ऐसे ही तुमने देखा होगा कि अमूल कंपनी खुद अपना चीज बेच रही है या उसने एजेंट बना रखे हैं. अमूल कंपनी का ऑनर खुद चीज बेच रहा है, नहीं, उसने अलग अलग जगह क्या बना रखी है, अपना एजेंट बना रखा है. तो एजेंट नॉन ऑनर होकर भी गुड्स बेच सकता है, तो ये उसका क्या हो गया, एक्सेप्शन. ऐसे ही बहुत सारे एक्सेप्शन अपने को यहाँ पर पढ़ना है. पहला पढ़ो, सेल बाय एजेंट तो मैंने पढ़ा दिया बातों ही बातों में, है ना. सेल बाय एजेंट मतलब एजेंट के पास कोई ऑनरशिप का सर्टिफिकेशन नहीं होता है, फिर भी वो गुड्स को बेच सकता है, लेकिन 3 कंडीशन फुलफिल होने पर. पहला, इफ ही वॉज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर. मतलब ऑनर की कंसेंट तो उसके पास गुड्स को रखने की. दूसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एजेंट की तरह काम कर रहा हो और गुड फेथ में काम कर रहा हो, तो फिर एजेंट नॉन ऑनर होते हुए गुड्स बेच सकता है. कल मैंने तुम्हें जॉइंट ऑनरशिप पढ़ाया था. जॉइंट ऑनरशिप में भी एक गुड्स के 2 ऑनर है, तो एक ऑनर दूसरी ऑनर की कंसेंट लेकर गुड्स
बेच सकता है, इवन वो पूरे गुड्स का ऑनर नहीं है। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझते हो? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रॉड से हो, है ना। हमने किसी को गुड्स, अ बायर वुड अक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू हिम बाय सेलर हु हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कोर्जन। कोर्जन मतलब पढ़ाया था मैंने, फिजिकल टॉर्चर। फिजिकल टॉर्चर, हाँ। कोर्जन मतलब, और तू छीना छपटी बोल रहा है भाई, कितनी बार कोर्जन पढ़ा दिया। सेक्शन 15 लिख वहाँ पे, फिजिकल टॉर्चर बेटा, है ना। तो कोर्जन मतलब क्या होता है? फिजिकल टॉर्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉड मतलब, हेलो, हाँ मैं क्लास पे हूँ, लगाऊँ मैं 10-15 मिनट से? हाँ 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 ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कोर्जन मतलब फिजिकल टॉर्चर से हो या मेंटल टॉर्चर से हो। मेंटल टॉर्चर मतलब क्या होता है कुशाग्र? अनड्यू इन्फ्लुएंस। दबाव देना। जब अपन शादी में जाके जूते छुपाते रहेंगे तब तो ऐसे याद करते रहना, कोर्जन मतलब फिजिकल टॉर्चर, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मेंटल टॉर्चर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इस तरीके से अगर आपने गुड्स की फिजिकल पोजीशन आपके पास है, आपको नहीं पता था कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप भले ही नॉन ऑनर हो, ऑनरशिप ट्रांसफर होना बाकी हो, तो भी आपके पास राइट टू सेल आ जाएगा, तो भी आपके पास राइट टू सेल आ जाएगा। अब बायर वुड अक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड सोल्ड टू हिम बाय सेलर हु हैड ऑब्टेन द पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेलर ने किसी को डरा धमका के गोल्ड का बिस्किट ले लिया, आप दुकान पे गए, आपको बेच दिया, बताओ आपकी कोई गलती क्या? आपको क्या पता कि पहले ये गुड्स किसी और का था, हमें तो फ्रॉड का गुड्स बेचा गया, तो आपको हमेशा कौन सा टाइटल मिलेगा? गुड टाइटल। सेल बाय पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू टू द पोजीशन, मतलब आपने गुड्स सोल्ड आउट कर दिया पर आपके पास गुड्स की पोजीशन अभी भी है। ऐसा होता है कैसे? अरे भाई गोरो इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे एक रेफ्रिजरेटर बेचा, है ना, और बायर ने बोला कि सर मैं शाम को आकर लेता हूँ, सुबह से शाम तक मेरा बीच में क्या है? ऑफिस है, तो ऑफिस का टाइम, अभी मैं कहाँ ऑफिस ले जाऊंगा? डायरेक्ट फिर इस रेफ्रिजरेटर को मैं कहाँ पर ले जाऊंगा? घर। और उसने गुड्स को खरीद लिया, बिल विल सब बन गया, पर वो शाम तक लेने ही नहीं आया। 8-10 दिन वेट किया, उसका ट्रांसफर हो गया, वो अचानक से अर्जेंटली बाहर चला गया और फ्रिज लेने ही नहीं आया। अब आपके पास क्या पड़ा हुआ है? फ्रिज। रिजनेबल टाइम तक वेट करके आप किसी और को बेच दो। क्लियर है? पेमेंट सब हो गया, इनवॉइस भी बन गया, बस आपने गुड्स का क्या बोला कि सर मैं शाम को आके इसकी डिलीवरी लेता हूँ, बिल के पीछे लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड टू हिम, मतलब सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ऑनरशिप नहीं है, गुड्स आ गया। हाँ, जैसे हायर परचेस में होता है, क्या होता है हायर परचेस में? हम इंस्टॉलमेंट पे गुड्स खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो कार तो हमारे घर में, पर ऑनरशिप कब आएगी? जब पूरा पेमेंट कर दोगे। अब आपके पास नई नई कार आ गई, आपके दोस्त को सेम कार चाहिए थी, आपने 5 लाख प्रॉफिट पे बेच दी, भैया तुम खुद ही ऑनर नहीं हो, तो आपके फ्रेंड को कौन सा टाइटल मिलेगा? गुड टाइटल, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अभी तुम खुद ही ऑनर नहीं हो, पर तुमने नए साल में 5 लाख का क्या कर लिया? अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, हाँ वो उस बंदे के नाम आएगी, और तो उसने बताया ही नहीं ना, उसने अपने इनवॉइस अपने शॉप का बिल इशू कर दिया, तो उसके पास क्या है? हाँ उसके पास क्या है जो वो तुम्हें ट्रांसफर करेगा। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, एस्टॉपल मतलब क्या? कभी कभी आप ऐसा बताते हो कि आप गुड्स के रियल ओनर हो, पर आप हो नहीं,
तो सामने वाला व्यक्ति तो ये फेथ कर रहा है ना कि आप ही ऑनर हो। तुमने देखा होगा बहुत से बार व्हाट्सएप पे ऐसे वीडियो आते हैं कि वो कार के सामने खड़ा रहता है और ऐसे लिखता है 2015, फिर 2020, फिर 2025, फिर वो एकदम मारुति से एकदम बड़ी बड़ी कार पे आ जाता है जैसे कि मर्सिडीज वगैरह। फिर बोलता है कि नीचे एक धीरे से लिखा हुआ आता है कि अरे भैया मैं तो कार साफ करने वाला हूँ। समझ पा रही है बात। और उसको देखकर ऐसा प्रिटेंड कर लेते हैं कि जैसे ये इतनी प्रोग्रेस कर रहा है कि इसको मारुति से इसने अपना जीवन शुरू किया था और डाउन टू अर्थ। शुरू किया था और मर्सिडीज। अरे कंपेयर मतलब लोग तो कंपेयर करते हैं ना, तो भैया वो वहां पहुंच गया। ये मैं कह रही हूँ तुम शुरुआत भी उसने अच्छी गाड़ी से शुरुआत भी बढ़िया गाड़ी से करी थी, साइकिल से तो की नहीं थी, है ना। तो इफेक्ट ऑफ स्टॉपल समझ में आया। सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है? जिसने अभी तक पे नहीं करा। जिसको अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला। सेलर पे थोड़ा ना करेगा, सेलर को तो पैसे मिलते हैं। ठंड ज्यादा लग गई बेटा। तो अनपेड सेलर लिखो वहां, जिसको पूरा पैसा नहीं मिला हो तो उसके पास राइट रहता है कि भाई गुड्स को उठाओ और उठाकर क्या कर दो, बेच दो। गुड्स को उठाओ और उठाकर, क्योंकि आप क्या हो, अनपेड सेलर हो, है ना। सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। कभी कभी कुछ दूसरे एक्ट परमिट करते हैं। किस बात का परमिट करते हैं बताओ? कि आप गुड्स को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। जैसे अगर किसी का दिवाला निकल जाता है तो इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या बोलता है बताओ? कि ऑफिशियल लिक्विडेटर को ये राइट है कि वो आपकी प्रॉपर्टी बेच सकता है। जैसे भगवान नहीं करे पर अंबानी का दिवाला निकल जाए तो अंबानी की जगह कौन प्रॉपर्टी बेचेगा उसका? ऑफिशियल लिक्विडेटर। जबकि ऑनर कौन है? अंबानी। पर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 ने उस पर्सन को, उस बंदे को ये राइट दिए। हाँ, जगता है तब अच्छा पड़ता है, ठीक है। कोर्जन मतलब तो सेल। फिर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब जिसको गुड्स मिल जाता है। गेट अ वैलिड टाइटल अंडर सर्कमस्टांसेस। जिसको गुड्स मिल जाता है उसको कौन सा टाइटल मिलेगा? वैलिड टाइटल मिलेगा, ठीक है। हम जैसे हमें किसी के घूमे हुए मैंगोस का एक बैग मिला तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पेरिशेबल गुड्स आपको मिलता है तो वो किसका हो गया? आपका। गोल्ड की बात नहीं चल रही, लॉ बहुत समझदार है। केवल पेरिशेबल गुड्स आपके हैं। हाँ, तो नहीं। सेल बाय पाउनी कैन कन्वे द गुड टाइटल टू द बायर। पाउनी कौन होता है? जिसके पास गुड्स गिरवी रखा हुआ हो। तुमने देखा होगा मूवी में बहुत बार सीन कि कुछ गरीब लोग होते हैं, उनके पास खेत वगैरह या गोल्ड वगैरह पड़ा रहता है तो साहूकार के पास जाते हैं और अपने गुड्स को क्या कर देते हैं? गिरवी रख देते हैं। इन द सेंस कैसे? नहीं, सीधा नहीं बेचना बेटा, है ना। हाँ, तो याद रखना कि यहाँ पर पाउनी का अगर पैसा नहीं दिया तो वो आपके गुड्स का क्या बन जाएगा? ऑनर। हाँ बिल्कुल, 2 नोटिस लीगली लगते हैं, उसके बाद वो आपका गुड्स बेचते हैं। 2 बार वो आपको हाँ अनऑफिशियली। अब वो अनऑफिशियल का तो कोई सबूत नहीं भाई, इसलिए ऑफिशियली रखना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 31 से 44 हमारा पड़ा हुआ है। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव पहले ही पढ़ लिया था, उस पर लिख दो रिपीट। फिर उसके बाद ये जो लिखा हुआ है डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं। अगर गुड्स सेलर से किसके पास ट्रांसफर होता है? बायर, तो उसको डिलीवरी बोलेंगे गुड्स की। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अगर आपने पार्ट डिलीवरी की है, a delivery of the part goods in progress, the delivery of whole has the same effect for the purpose of passing of property in such goods as a delivery of the whole, but a delivery of a part goods with the intention to serving
फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर. अगर आपने आधी डिलीवरी दी है तो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर मानी जाएगी, पर डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसी मानी जाएगी? आधी, क्योंकि अभी आधा गुड्स आना बाकी है. बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, ये तो हमको करना ही नहीं है. प्लेस ऑफ डिलीवरी भी नहीं करना है ना, क्योंकि हमें पता है, टाइम भी पता है कि जहां बताएंगे वहां करना है. तो ये सारे छोड़ सकते हो तुम एग्जाम के लिए. ये रॉन्ग क्वांटिटी वाला जरूर पढ़ के जाना है. रॉन्ग क्वांटिटी वाला आपको पॉइंट क्या बोलता है कि सपोज आपने 4 किलो मैंगो का ऑर्डर दिया, पॉइंट नंबर 9, गलती से उसने आपको 6 किलो दे दिया, क्या करोगे? बोलेंगे. बोलोगे? ईमानदार हो बेटा, है ना. कुछ लोग जूस बना के पी जाते हैं, लेकिन लॉ आपको क्या समझाता है? या तो उसको बोल दो बायर रॉन्ग क्वांटिटी, अपने को 6 किलो आम मिल गए, या सेलर ने अपने को गलत क्वांटिटी दे दी है, तो सेलर आपसे बाकी का पैसा मांगने का राइट रखेगा भाई. नहीं, गलती उससे हुई ना, अपन ने तो पर्टिकुलर चीज मांगी थी. तो या तो गुड्स दे दो, अपन दे दें. जो एक्स्ट्रा है वो. क्यों? तुमने हमने बोला 5 किलो, तुमने 6 दिए. नहीं, ये लॉ बोलता है कि आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी के या तो पैसे देने या फिर गुड्स को रिफंड करना है. इंस्टॉलमेंट डिलीवरी पता है कि कब ट्रांसफर होगी? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑनरशिप ट्रांसफर होती है. और इंस्टॉलमेंट डिलीवरी मतलब थोड़े थोड़े टाइम में, तो जब तक पूरे गुड्स नहीं आ जाए तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी. अब deterioration during transit where goods are delivered at a distant place, the liability for deterioration necessarily incidental to the course of transit will fall on the buyer, though the seller agree to deliver at his own risk. समझ गए? रास्ते की रिस्क जो है वो बायर पे रहती है. रास्ते की रिस्क किस पर रहती है? बायर पर, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हो तो फिर वैसा होगा. क्लियर है? रूल रिलेटेड एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी क्रॉस कर दो. बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स. अगर रिजेक्टेड गुड्स है तो सेलर खुद का कन्वीनियंस भेजकर और उसे वापस मंगवाएगा. खर्चे सारे सेलर उठाएगा, क्योंकि गुड्स कैसा निकला? खराब, रिजेक्टेड. तो ये सेलर की ड्यूटी है. लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स. वही, अगर बायर ने निग्लेक्ट करा है या रिफ्यूज करा है गुड्स को लेने से, उसकी डिलीवरी लेने से, when the seller is ready to willing to deliver the goods and the buyer does not within reasonable time after such request take the delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss. तो फिर बायर की गलती है, तो बायर लॉस का कंपनसेशन करेगा और खर्चे भी उठाएगा. ठीक है? यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई बेटा. थैंक यू.